नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंटरफेस की ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि अब तक हमने जो है आपकी जो भी टॉपिक थे उनके सब कुछ जितने भी वीडियोस थे वो रिलीज किए हैं आपके लिए। तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे वो सारा हमने आपके वीडियो में कवर किया है, सारा सिलेबस हमने आपको करवाया है। आप कोई सा भी टॉपिक देख सकते हैं, वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल से वो डाउनलोड प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप जो हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर डाल रखे हैं वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो की। जो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे डीएसए की क्वेश्चन आंसर्स की। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपकी एक यूनिट है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं लाया हूँ आपके लिए। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा डीएसए के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, अज्यूमिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट विद ए हेड एंड टेल पॉइंटर। आपको एक अज्यूम करनी है सिंगल लिंक लिस्ट, जो क्या है हेड और टेल पॉइंटर है उसके। पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट नोड इन द लिस्ट, पॉइंटर जो आपको बता रहा है वो फर्स्ट और लास्ट नोड बता रहा है लिस्ट की। And given that representation, which the following operation could implement in ओवन टाइम। ओवन टाइम मतलब आपका है बेसिकली, जब भी हम ओवन टाइम की बात करते हैं तो इंसेशन टाइम जिसे हम बोलते हैं वो होगा आपका। तो क्रिएशन टाइम आप बोल सकते हो कि अज्यूम ए सिंगल लिंक लिस्ट, आपको सिंगल लिंक लिस्ट अज्यूम करना है विद ए हेड एंड टेल पॉइंटर। हेड और टेल पॉइंटर उसके लेने हैं। गिवन द रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ओवन टाइम। कौन सा इनमें से ऑपरेशन है वो ओवन टाइम में हो सकता है आपका। तो मतलब सर्टेन टाइम पे कौन सा ऑपरेशन होता है, एक 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 सेकंड पे। इंसर्ट आइटम फ्रंट ऑन द लिस्ट, इंसर्ट आइटम एट द रियर ऑफ द लिस्ट, डिलीट फ्रंट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, डिलीट आइटम फ्रॉम रियर ऑफ द लिस्ट। अब इसके अंदर बोल रहा है कि जो तीन चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है कि आइटम इंसर्ट करना फ्रंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के फ्रंट में। दूसरा आइटम इंसर्ट करना रियर ऑफ द लिस्ट, रियर मतलब एंड के अंदर। और डिलीट फ्रंट आइटम, आपको डिलीट करना है फ्रंट आइटम। और डिलीट आइटम फ्रॉम रियर ऑफ लिस्ट। ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर ओवन टाइम दे रखा है, तो बेसिकली हम जो भी एग्जीक्यूशन करेंगे वो हमारा होगा फ्रंट और रियर पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म होगा वो कौन सा होगा आपका, तीनों टास्क ओवन टाइम में परफॉर्म होंगे आपके, इंसर्ट आइटम और डिलीट आइटम। तो दोनों इंसर्ट आइटम और डिलीट फ्रॉम द लिस्ट, फ्रंट से आपको डिलीट करना और इंसर्ट करना कहीं पे भी, ये दोनों तीनों इसी में एग्जीक्यूट होंगे ओवन टाइम में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ओवन टाइम का वो आएगा 1/2 क्या आएगा दोस्तों, 1/2 इसका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन, क्या आंसर है, सी ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम रिवर्स पॉलिश नोटेशन टू इनफिक्स नोटेशन। ये जो दिया हुआ है आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसके अंदर रिवर्स पॉलिश नोटेशन टू इनफिक्स नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ये आपको दोस्तों जो है क्वेश्चन कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो ये हमें जो दिया हुआ है पोस्ट फिक्स नोटेशन दिया हुआ है, इस पोस्ट फिक्स नोटेशन को हमें रिवर्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। कि कैसे आप इनफिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा आपका। देखेंगे हम, हमारे पास जो लिखा हुआ ए बी सी डी और ई, ये तो लिखे हैं हमारे पास ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस, स्टार, माइनस और डिवाइड। ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो
आंसर होगा वो क्या होगा। यदि हम बात करें इस प्लस की सबसे पहले, तो ये कहाँ आएगा, ये जो प्लस है वो डी और ई के बीच में आएगा। आप जब भी इसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि प्लस यहाँ पे आ रहा है, इसमें ये कहाँ पे लिखा होगा, डी प्लस ई के अंदर होगा, तब फर्स्ट पे यहाँ पे आया आपका। उसके बाद में आपका है स्टार, उसके बाद में क्या है स्टार, तो ये स्टार होगा आपका। स्टार के बाद में है आपका माइनस। तो यदि मैं माइनस की बात करूं, तो ये किस में हो सकता है, बी माइनस सी को यदि मैं लिखता हूँ, बी प्लस सी और बी माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी सी, ठीक है। इसी के साथ अब आपके पास बचता है डिवाइड। तो डिवाइड आप इसको कर दीजिए ए से। यदि आप इसको ए से डिवाइड करेंगे, तो ए से जब जैसे आप डिवाइड करेंगे, तो अब आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा। किस तरीके से आप यदि सोल्व करेंगे, तो डी प्लस ई बाद में और स्टार बी माइनस सी बाद में, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो ये आपके आ जाएगा बी सी डी ई और प्लस ऑलरेडी है स्टार और माइनस, और देन डिवाइड बाई ए। तो ये ऑप्शन इसके अंदर आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है इसके अंदर वह है आपका बी पार्ट। कौन सा पार्ट है दोस्तों, बी पार्ट। बी इज द राइट आंसर, यस, बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर राइट है, बी इज द राइट। ये इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि आप इससे मैच करेंगे तो बी इसका राइट आंसर बन रहा है। यहाँ से देखते हैं, तो आप नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री, इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट प्रॉपर्टी है बी ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री, बी ट्री की कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टी है। तो बी ट्री की जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसकी एक ही करेक्टरिस्टिक्स होती है बेसिकली, कि जो उसकी पेरेंट नोड होती है उसकी वैल्यू हमेशा उससे चाइल्ड नोड से ज्यादा होती है। तो ऑप्शंस क्या है, नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन नोड। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कीज, जितने भी नोड्स के अंदर नंबर ऑफ कीज होगी वो उसके जो पेरेंट है नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन नोड की मस्ट बी इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन नोड। जो नंबर ऑफ कीज है उसके चिल्ड्रन के इक्वल होगी, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी वन लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड। आपके जितने भी चिल्ड्रन नोड उससे एक कम होनी चाहिए, ये भी इसके अंदर करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद में क्या आता है, थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बी ट्री होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, कि बी ट्री का जो मेन पर्पज है उसमें नंबर ऑफ कीज है हर एक नोड के अंदर, वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है देन इट्स चिल्ड्रन नोड, जो कि इसकी चिल्ड्रन नोड से भी क्या होती है, बड़ी होती है आपकी हर एक नोड। तो दिस द प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर अनडायरेक्टेड रैंडम ग्राफ ऑफ 8 vertex, the possibility that there are an edge between a pair of vertex is 1 by 2. What is the expected number of unordered cycles of length there? वहाँ पे unordered cycles की लेंथ क्या हो सकती है, यदि जो पेयर है, प्रोबेबिलिटी है कि that there is between a pair of vertex 1.5, जो उनकी वर्टेक्स होगी वो 1.5 होगी। तो यहाँ पे क्या उनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेंथ की, अनऑर्डर्ड साइकिल्स लेंथ कितनी है यहाँ पे देयर। तो हमें फाइंड करना है व्हाट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड साइकिल्स लेंथ। अनऑर्डर्ड साइकिल लेंथ की जो है आपकी कितने एक्सपेक्ट नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको देखो दोस्तों दे रखा है 8 वर्टेक्स, यहाँ पे दे रखा है कितने वर्टेक्स दे रखे हैं, 8 वर्टेक्स दे रखे हैं। तो 8 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो अनऑर्डर साइकिल जब हम कभी भी निकालते हैं तो वो होता है आपका n-1। कितना होता है दोस्तों, n-1। तो यहाँ पे 8 वर्टेक्स दे रखा है, तो आप n-1 करोगे इसको, तो 8-1 दे रखा है, इक्वल कितना होगा दोस्तों, 7 के। तो इस वजह से इसकी जो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड साइकिल्स होंगी इसकी, वो होगी आपकी 7। कितनी होगी, 7। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 7 करेक्ट आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराग्राफ द प्री ऑर्डर टेबल
sequence of binary search tree is this: 30, 20, 10, 15, 25, 23 and 39, 35, 42. Which of the following is the post order travel sequence of the same tree? जब कभी भी हम प्री ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो प्री ऑर्डर के अंदर हमने देखा था दोस्तों कि प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आपका रूट आता है और रूट के बाद में लेफ्ट और राइट आता है। ठीक है, यही होता है प्री ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले रूट, रूट के बाद में लेफ्ट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड के बाद में आपका बनता है कौन सा, राइट चाइल्ड। तो सबसे पहले हम इसका एक बाइनरी ट्री बनाएंगे और बाइनरी ट्री बनाने के बाद में इस क्वेश्चन का फिर हम इसका पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, 30 सबसे पहले क्या बनेगा, रूट लिस्ट बनेगा। उसके बाद में इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आएगा आपका 20। उसके बाद में फिर आपका है 10, तो 10 कहाँ पे आएगा, 10 20 का भी लेस देन है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। 10 के बाद में 15, 15 कहाँ जाएगा आपका, 15 यहाँ पे आएगा। 15 के बाद में आता है आपका 25, 15 के बाद में क्या आएगा 25। तो 25 क्या होगा, मतलब आपकी 20 रूट होगी यहाँ पे और इसका होगा ये 25 आपका। 25 के बाद में आता है 23, 25 के बाद में क्या आएगा आपका 23 और फिर 39। तो 23 की जब भी बात करेंगे तो इस नोट की ये बनेगी 23, 25 रूट नोट बन गया, इसकी लेफ्ट नोट बन गई ये 23। 23 के बाद में 39, 39 आप बनाओगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में। 39 के बाद में आपका आता है 35 और 42, 35 और 42, 35 यहाँ पे आएगा और लास्ट में आपका आता है 42। ये इसका एक ट्री ऑर्डर बन गया, बाइनरी ट्री बन चुका है ये। और बाइनरी ट्री का जो अब हम इस बाइनरी ट्री की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स निकालेंगे। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स में आपका सबसे पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर रूट होता है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट निकालते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर की जब भी हम बात करते हैं तो पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट चाइल्ड, देन लेते हैं राइट चाइल्ड और देन आपका लेते हैं रूट। तो लेफ्ट चाइल्ड में जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आपका 10 का 15 होगा। तो पहला होगा वर्ड होगा आपका 15, पहला वर्ड क्या होगा 15, क्योंकि हमने पहला लेफ्ट लिया है इसमें तो वो क्या है हमारा 15 है। तो 15 पहले लेफ्ट का राइट, देन आपका आता है रूट। अब ये राइट था तो रूट हो गया 10। अब इसके बाद में हम क्या लेंगे, फिर राइट लेंगे। अब जो रूट है 20 उसका राइट लेंगे, उसके में भी आप देखोगे वो एक रूट है और उसका पहले क्या लेगा, पहले लेफ्ट लेंगे उसका, लेफ्ट और उसका राइट लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट है 25 रूट है और नोड है उसका लेफ्ट होगा 23, तो 23 लोगे आप, फिर इसमें राइट में कुछ ही नहीं है, फिर आप लोगे रूट 25 और फिर इसका रूट लोगे 25 का 20, यहाँ तक का रूट ले लिया। अब 20 के बाद में रूट लेते हैं सॉरी 20 के बाद में लेंगे हम राइट। राइट क्या है हमारा 35 एंड आपका 42। तो सबसे पहले आप किसकी तरफ विजिट करेंगे, लेफ्ट की तरफ करेंगे। तो 20 के बाद में आपका 35, फिर आप राइट की तरफ विजिट करेंगे 42 और देन आप रूट की तरफ विजिट करेंगे 30। ये आपका सीक्वेंस होगा दोस्तों। इस तरीके से हम सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस कैलकुलेट करने में आपने देखा कि पहले हमें क्या बनाना पड़ा, पहले आपका इसका जो भी हमें दिया हुआ था बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर वो हमें बनाना पड़ा और उसके बाद में बनाने के बाद हम उसका पोस्ट ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कि कौन से में मैच करता है ये वाला ऑप्शन। ये जब हम देखेंगे तो ये जो डी ऑप्शन है ये सेम इसी की तरह मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। क्या आएगा, डी। तो राइट आंसर इज द D for this question and this is the right answer for this question। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा in an unweighted undirected connected graph the shortest path from a node to every other node is completed most efficiently in terms of time complexity by। अब आपका जो क्वेश्चन है ये आस्किंग कर रहा है, सिंपल सा इसमें है कि आप जब भी कोई भी ग्राफ होता है आपका तो उसके अंदर अनवेटेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का कनेक्टेड ग्राफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ नोड टू एवरी अदर नोड। एक शॉर्टेस्ट पाथ जो एक नोड से दूसरे नोड पे कंप्लीट मोस्ट इफिशिएंटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कौन सी टर्म कहलाती है,
तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन तो दिए हुए हैं वो डिजास्टा एल्गोरिथम स्टार्टिंग फ्रॉम एस, वार्फली एल्गोरिथम, परफॉर्मेंस ए डीएफएस स्टार्टिंग फ्रॉम एस एंड परफॉर्मेंस ए डीएफएस स्टार्टिंग एस। अनवेटेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन। अनवेटेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ जब भी दिया हुआ होता है तो हम डिजास्टर एल्गोरिथम का यूज कहीं पे भी नहीं करते हैं। उस समय हम किसका यूज करेंगे, हमें डीएफएस या बीएफएस का यूज करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आपका ऑलरेडी मार्क हो चुका है, ये दोनों इसमें नहीं आएंगे। अब हमारे पास बचता है थर्ड ऑप्शन और आपका फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए उसमें क्या है कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि द शॉर्टेड पाथ फ्रॉम अ नोड टू एवरी अदर नोड, शॉर्टेड पाथ फाइंड आउट करना है एक नोड से दूसरी नोड पे, कंप्यूट मोस्ट इफिशिएंट टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम टाइम पे। तो जब हम बीएफएस और डीएफएस डिस्कस किया था तो हमने क्या किया था कि जो आपका जो डीएफएस है, बीएफएस है, उसके अंदर क्या होता है, आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें ज्यादा रहता है एज डीएफएस। डीएफएस में हम ओनली शॉर्टेड पाथ ही डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं, जबकि बीएफएस में हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स लेके उसकी जो करंटली जो एजेज है, जो मिनिमम एजेज है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल सा है कि जो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो जिसमें लगती है वो आपकी लगती है डीएफएस में। किसमें लगती है दोस्तों, डीएफएस में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन की परफॉर्मिंग ए डीएफएस स्टार्टिंग फ्रॉम एस। हम डीएफएस परफॉर्मिंग करते हैं तो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लगती है किसी भी ग्राफ के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट इज परफेक्टली नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ। लिंक लिस्ट किसके लिए परफेक्टली नहीं है, किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके इंसर्शन शॉर्ट, बाइनरी सर्च, रेडिक्स शॉर्ट और पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन। तो सूटेबल नहीं है, तो हम जब भी सूटेबल नहीं है लिंक लिस्ट तो सर्चिंग में लिंक लिस्ट का यूज नहीं होता, शॉर्टिंग में आपका लिंक लिस्ट का यूज होता है, आपका मैनिपुलेशन पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन को रिजोल्व करने में आपका लिंक लिस्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम किसका यूज करते हैं, बाइनरी सर्च में हम एरे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एरे का। तो ये जो है आपका लिंक लिस्ट वह बाइनरी सर्च के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। किसके लिए सूटेबल नहीं है, बाइनरी सर्च के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एविल ट्री विथ 7 नोड्स, assume that height of a tree with a single node is 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एविल ट्री। एविल ट्री के बारे में हम जानते हैं कि एविल ट्री की जो डेप्थ होती है, जो आपकी जो उसका -1, 1 और 0 से होती है उसकी मैक्सिमम। जो ट्री वही होगा जिसकी जो हाइट जो दोनों का बैलेंसिंग फैक्टर है, जो बैलेंसिंग फैक्टर है एविल ट्री के अंदर वो कितना होना चाहिए, -1, 1 और 0। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एविल ट्री विद 7 नोड। अब एविल ट्री का मतलब क्या होता है, आपका बाइनरी सर्च ट्री। तो लेट सपोज आप एक ट्री बना रहे हो, जैसे मैंने बनाया एक ट्री, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ बी ऑप्शन मैंने दिया, बी नोड दी, यहाँ सी नोड मैंने दी। कितने नोड हो गए मेरे पास, 3 नोड्स हो गए। मेरे को कितने चाहिए, अब ये बैलेंसिंग फैक्टर है, एविल ट्री है, मेरे को 4 नोड और चाहिए। 4 नोड और बनाता हूं मैं, तो पहले यहां बनाऊंगा डी, देन यहाँ पे आपका ई। अब यहाँ मैं बैलेंसिंग फैक्टर देखता हूं, तो आपका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या हो रहा है, एविल ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 - 1 1। अभी मेरे पास 3 और 5 नोड्स काम आ चुके हैं। मैं मैक्सिमम एक नोड ऐसे बना सकता हूं, अब हमारे पास जो है 6 नोड्स हो चुकी है, हमें चाहिए 7 नोड। और अज्यूम द हाइट ऑफ ए ट्री विथ ए सिंगल नोड 0।
और हमें ये अज्यूम करना है कि जो हाइट ऑफ ट्री है वो क्या है, 0। तो देखिए दोस्तों, हम अब एक जो नोड है हमारी, उसको यदि हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, यहाँ पे लास्ट के अंदर जो एक नोड आएगी हमारी, उसकी जो हाइट है हम वो अज्यूम कर सकते हैं यहाँ से। ये आप एक और हाइट ले सकते हो, मैक्सिमम बोल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट जो भी है। तो ये एक मैंने एक को नोट दे दी, इसके लिए मैंने जी। तो अब देखिए कि ये 7 नोट्स हो चुके हैं, आप 7 नोट्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 नोट्स को आप अरेंज कर रहे हो। यहाँ जो आपका बैलेंसिंग फैक्टर है 1 2 3 और 1 2, 3 माइनस 2 1, मतलब एविल ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है, एविल ट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो सकती है आपकी, 1 2 3। तो किसी भी एक एविल ट्री है जिसके 7 नोड्स है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो आपकी 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों, 3 हो सकती है। मैक्सिमम 3 हो सकती है, मिनिमम आपकी 2 भी हो सकती है। यदि आप इस एक को यहाँ पे भी लगाओगे तो भी ये एविल ट्री बनेगा, और यहाँ पे भी उसकी हाइट होगी इस केस में 2। बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3। इसके अलावा इसकी हाइट नहीं होगी, क्योंकि अब आप यदि इस स्टेप को यहाँ से और आगे बढ़ाते हो तो ये फिर एविल ट्री की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि आप ऐप यहाँ नहीं लगा के आगे और रिज्यूम करते हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 माइनस 2, दैट इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द एविल ट्री। तो एविल ट्री की जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो इसी केस में सेटिस्फाई करेगा। इस वजह से इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी आपकी 3। कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ बाइनरी सर्च ट्री कंटेन अ वैल्यू 3 6 10। बाइनरी सर्च ट्री है आपका जो कि ये वैल्यू कंटेन करता है। द ट्री इज ट्रेवल्स इन द प्री ऑर्डर एंड द वैल्यू आर डिस्प्ले आउट विद द सीक्वेंस ऑफ वैलिड आउटपुट। इसमें क्या सीक्वेंस होगा वैलिड आउटपुट का। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अभी हमें दिया हुआ बाइनरी ट्री, तो पहला जो दिया हुआ है नंबर वो दिया हुआ आपका 3। पहला नंबर क्या दिया हुआ आपका, 3 दिया हुआ है। तो हम पहले नंबर 3 को लेंगे, 3 को हम मानेंगे रूट, 3 को हम क्या मानेंगे, रूट नंबर। तो लेट सपोज आपने 3 को रूट नंबर माना, देन आपने माना 6। 6 कहाँ जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन, तो बाइनरी ट्री में ग्रेटर देन है तो आपका जाएगा 6 यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे जो वैल्यू है 10, 10 कहाँ है, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो 10 यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद में 22, ये भी इधर ही आएगा राइट हैंड साइड में। देन इसके बाद में 25, 25 भी इधर ही आएगा आपका। एज जब हम देख रहे हैं 30 60 75, तो ये सारे नंबर जो है बेसिकली आपके राइट हैंड साइड में ही, राइट का राइट ही यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगा, आरआर सीक्वेंस बनेगा। क्या बनेगा, आरआर सीक्वेंस। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये जो सीक्वेंस बन रहा है आपका, वह कौन सा बन रहा है, आरआर बन रहा है। ये 30 60 एंड 75, ये यहाँ पे सीक्वेंस आपका बन रहा है। प्री ऑर्डर जब की बात करते हैं हम, तो प्री ऑर्डर के अंदर आपका जो भी होगा कि ए बाइनरी सर्च ट्री कंटेन द वैल्यू ऑफ 3 6 10 22 और दिस द ट्री इज ट्रेवल्स इन प्री ऑर्डर। आपका ट्री किस में कर रहा है, प्री ऑर्डर में सर्च करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 25 के बाद में आ रहा है आपका यहाँ पे 30, 30 के बाद में 60 और 75। ये क्या हो रहे हैं, सारे जो भी नंबर्स है आपके वो बेसिकली कहाँ पे आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में आ रहे हैं सारे नंबर। बट बाइनरी ट्री की जो बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ये क्या नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी आपकी लीफ नोड है वो मैक्सिमम उसके जो कितने होंगे चाइल्ड होंगे, वो किसी भी नोड के जो चाइल्ड होंगे वो 2 होंगे। मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी नोड के जो ये कंडीशन है बाइनरी सर्च ट्री वाली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर लेवल यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यदि फर्स्ट नोड की बात करता हूँ तो उसके चाइल्ड कितने हो गए, उसके चाइल्ड आपके 1 चाइल्ड हो रहा है, फिर ये हो रहा है। तो इसको पहले हमें बाइनरी ट्री में अरेंज करना पड़ेगा। किसमें अरेंज करना पड़ेगा, बाइनरी ट्री के अंदर। तो यदि मैं इसको बाइनरी ट्री में अरेंज करता हूं दोस्तों, तो बाइनरी ट्री में जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो मेरे को इसके अंदर
आपका जो है एंटी एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना पड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज में इसको यदि रोटेट करता हूं तो मेरा ट्री जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे 25 जो है आपका वो एक तरीके से मिड में आएगा, तो यहाँ पे जब भी हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से तो हमारी ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप 25 ले लीजिए। 25 लेने के बाद में यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे आपके, वो कैसे आएंगे, लेस देन नंबर्स, और इधर आएंगे ग्रेटर देन नंबर्स। तो ये 30, 60 और देन 75। तो आपका जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से आएंगे ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, 60 के बाद में 75। इसी तरीके से मैं इसको भी अरेंज करता हूँ। 35, 35 के बाद में मेरे पास यहाँ पे आता है आपका 22, 22 के बाद में आपका आता है यहाँ पे 10, 10 के बाद में आता है 6 और 6 के बाद में आता है 3। ये कुछ इस ऑर्डर बनेगा और ये ऑर्डर आपकी बाइनरी ट्री को सेटिस्फाई करेगा। अब बाइनरी सर्च ट्री को ये ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि बाइनरी ट्री के अंदर जब हम देख रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रेवलिंग की बात कर रहा है, प्री ऑर्डर ट्रेवलिंग में सबसे पहले आएगा आपका रूट। रूट क्या है, 25। यहाँ पे रूट क्या है, 25। देन आपको मूव करना होता है लेफ्ट और देन राइट। तो फिर लेफ्ट में मूव करेंगे, लेफ्ट में आपका आ रहा है कितना, ये वाला। अब इस लेफ्ट का रूट क्या है, सबसे पहले 6। इस लेफ्ट का रूट क्या है, 6 और देन 3। फिर रूट पे जाएंगे, रूट कितना है आपका, 10। 10 के बाद में आप अगेन रूट पे जाओगे, आपका रूट है कितना, 22। 22 के बाद में आप राइट हैंड साइड में आओगे। राइट हैंड साइड में देखोगे आप, सबसे पहले रूट पे विजिट करोगे। रूट कितना है दोस्तों आपका, 60। रूट कितना है, 60। और इस जो 30 आएगा वो यहाँ पे आएगा, सॉरी, क्योंकि कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी बाइनरी सर्च ट्री की। 60 के बाद में आएगा 30 और 30 के बाद में आएगा 75। ये इसका प्री ऑर्डर ट्रेवलिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ये आंसर मैच करता है आपका, 25, 6, 3, 10, 22, 60, 30 और 70। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ये इसका प्री ऑर्डर मैच कर रहा है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। क्या बनेगा दोस्तों, ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। To implement disaster sorted path algorithm on unweighted graph so that it runs in linear time, the data structure to be used. अब डिजास्टर एल्गोरिथम पाथ के लिए, डिजास्टर एल्गोरिथम पाथ के लिए हमें कौन सा लीनियर टाइम डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा ये है। तो डिजास्टर एल्गोरिथम में हमने देखा था, डिजास्टर एल्गोरिथम में जो भी आप शॉर्टेड पाथ यूज करते हो वह आपका होता है क्यू। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करते हो, उसके अंदर आप जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करते हो वो कौन सी होती है, क्यू होती है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू। तो सिंपल सा है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर एल्गोरिथम, वी नीड टू यूज क्यू डेटा स्ट्रक्चर। हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है। Now, next question, let G be a connected graph with edges 10. G किससे कनेक्टेड ग्राफ है, 10 एजेस से, और वर्टिसेस कितनी है, 5। वर्टिसेस उसकी है 5। देन द नंबर ऑफ रीजन इन अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ G। क्या प्लेनर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उसका, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो 5 वर्टिसेस है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 वर्टिसेस की हम बात करते हैं तो 5 वर्टिसेस लेट सपोज आपकी A, B, C, D और E, ये 5 वर्टिसेस है और इनके बीच में एजेस कितनी है, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10, ये 10 एजेस आपने बना दी। कुछ इस तरीके का आपका जो ग्राफ होगा, जिसको कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे हम, ये सारा कनेक्टेड कंप्लीट ग्राफ है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने रीजन्स होंगे, तो आप इसमें रीजन्स काउंट करेंगे दोस्तों। तो काउंट कीजिए रीजन्स कितने होंगे आपके। यदि मैं रीजन्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, आपका ये 6, और एक और ये ट्राइंगल बन रहा है 7। सेम प्लेनर, जो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, एक प्लेनर रिप्रेजेंटेशन में कितने होंगे, कितने यहाँ पे आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन होगा, इस ए की जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बन रहा है 7। कितने बन रहे हैं? 7। इसके अलावा कहीं पे भी कोई सा भी आपका ट्राइंगल इसमें नहीं बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं वो आएंगे 7। तो बी इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा इसके लिए दोस्तों? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A strictly binary tree with n leaves always contain node। कितने नोड कंटेन करता है आपका कोई भी जो बाइनरी ट्री है, n leaves। तो कोई भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है वो हमेशा 2n-1 ही आपके जो लीव्स है वो कंटेन करता है, 2n-1। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला 2n-1। तो 2n-1 किसका ऑप्शन आ रहा है? आपका सी का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेथड ऑफ ग्राफ ट्रेवल्स आर। ग्राफ्स के ट्रेवल्स करने के मेथड कौन कौन से हैं? डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ग्राफ को ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स। इसकी प्रीफिक्स की क्या पोस्टफिक्स फॉर्म हो सकती है? तो जब भी हम प्रीफिक्स दे रखा है तो सबसे पहले इसका हम इनफिक्स नोटेशन कैलकुलेट करेंगे, और इनफिक्स नोटेशन कैलकुलेट करने के बाद में हम इसका पोस्टफिक्स नोटेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले इसका आप क्या करेंगे, इनफिक्स नोटेशन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका इनफिक्स नोटेशन क्या आएगा आपका, यहाँ पे दे रखा है a इंटू बी। तो दैट मीन यदि हम इसको करेंगे इनफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी आएगा आपका, और इधर आएगा सी माइनस डी, सी माइनस ए प्लस बी सी माइनस डी, और ये होगा इंटू इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा आपका इंटू मिड में। तो ये जो इसका किसका होगा, इस पोस्टफिक्स का सॉरी जो ये प्रीफिक्स दे रखा है ये इसका इनफिक्स नोटेशन होगा। अब इस इनफिक्स नोटेशन को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप जब इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा सी डी माइनस और ए बी प्लस। इसी के साथ जो स्टार है वो चल जाएगा आपका सी डी के यहाँ पे। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा आपका ए बी प्लस सी डी, ए प्लस सी डी माइनस और स्टार। तो ये ऑप्शन किसमें आ रहा है? ये ऑप्शन आ रहा है आपका ए में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका बनेगा ए। वो कौन सा बनेगा? ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। An efficient method of finding shortest path from a given source to destination in a given directed graph where weight of every node is the same। आपका शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम होगी वो कौन सी होगी? वो होगी डिजास्टर शॉर्ट पाथ एल्गोरिथम, क्योंकि हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो इसके जो कंटेंट कर रहा है वो होगा डिजास्टर शॉर्ट पाथ एल्गोरिथम। तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? राइट आंसर है इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हीप एलोकेशन इज रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज, सपोर्ट रिकर्जन, सपोर्ट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, यूज डायनामिक स्कोप रूल, नन ऑफ अबव। तो हीप कलेक्शन जो है वो बेसिकली डायनामिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो हीप एलोकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज, सपोर्ट बाय द डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। तो हीप किसको सपोर्ट कर रहा है? आपका डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री दैट कैन बी फॉर्म विद 3 अनबैलेंस्ड नोड।
3 अनबैलेंस्ड नोड जो है उनसे कितना मैक्सिमम बाइनरी ट्री कैन बी फॉर्म, द मैक्सिमम बाइनरी ट्री। तो 3 अनबैलेंस्ड नोड से हम मैक्सिमम कितने बाइनरी ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपके नोड्स 3 हैं तो आप कितना बाइनरी ट्रीज में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री दैट कैन बी फॉर्म विद 3 अनलेबल्ड नोड। अनलेबल्ड नोड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब भी आप किसी अनबैलेंस्ड नोड से अनलेबल्ड नोड से बाइनरी ट्री की नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। क्या होता है 2n-1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 3 बाइनरी नोड है तो दैट मीन 6-1 आपका हो जाएगा। ये 6-1 दैट इज 5। 6-1 कितना होगा 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6-1 विच इज 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी। नेक्स्ट है B plus tree are preferred to binary trees in database because disk capacity are greater than memory capacity. Disk access is much slower than memory access. Disk data transfer rate are much less than memory data transfer rate. और disk are more reliable in than memory. तो हम बात कर रहे हैं कि जो B tree है आपका are performed to binary tree in database because disk access is much slower than memory access. तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो डिस्क एक्सिस है वो स्लोअर होता है आपका देन मेमोरी एक्सिस। मेमोरी एक्सिस से उसका आपका जो डिस्क एक्सिस है वो स्लोअर होता है। इस वजह से हम प्रिफेर करते हैं बाइनरी सर्च एज कंपेरिजन बी प्लस सर्च। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसके लिए राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है The major drawback of B tree is the difficulty of traversing the keys sequentially. The tree retains rapid random access property of the B tree while also allowing rapid sequential access. The major drawback of B tree is difficulty of traversing the key sequential. The which tree retains the rapid random access property of B tree while allowing rapid sequential access. Rapid sequential access allow करना है तो हमें B प्लस ट्री का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है B प्लस ट्री का। तो राइट आंसर इज डी, B प्लस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर मेजर टू sorted list of size m and n into a sorted list of size m plus n we require comparison of फॉर मर्जिंग टू sorted लिस्ट। दो sorted लिस्ट को आपको मर्जिंग करनी है जिसकी साइज है m और n और उनको सिंगल sorted लिस्ट में करना है तो हमें कितने कंपैरिजन रिक्वायर होंगे। तो जब ऑलरेडी आपकी sorted लिस्ट है और आपको उनको क्या करना है ओनली सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा वो उन दोनों का ही कंपैरिजन होगा। आपका ऑलरेडी sorted है तो क्या कंपैरिजन होगा o m प्लस n। सिंपल सा क्या होगा वो m प्लस n होगा, दोनों का कंपैरिजन होगा। जो टोटल कंपैरिजन होगा वो दोनों का ही कंपैरिजन होगा। तो सी इज द राइट आंसर। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि सी में दिया हुआ ओ m प्लस n। तो m प्लस n इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम, इनमें से कौन सी एल्गोरिथम सोल्व द ऑल पेयर्ड सॉर्टेड पाथ एल्गोरिथम, कौन सी शॉर्ट पाथ एल्गोरिथम पेयर को सोल्व करती है। तो हमने एक एल्गोरिथम इसमें से पढ़ रखी है वही सबसे शॉर्टेड पाथ होती है जिसको हम बोलते हैं डिजास्ट्रा शॉर्टेड पाथ एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो इसका सिंपल सा आंसर आएगा दोस्तों वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ए ही यहाँ पे डिजास्ट्रा एल्गोरिथम दे रखा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ए ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट। इसमें से कौन सा जो प्रोसेसिंग है आपका सबसे स्लो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो आपका जो सबसे स्लो प्रोसेस है वो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ आपका क्यूब शॉट, डीप शॉट, सेल शॉट और बबल शॉट। तो सबसे जो स्लोएस्ट प्रोसेस है वो आपका होता है बबल शॉट। क्यों? क्योंकि बबल शॉट में हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं 1 by 1। हम किस पे कंपेरिजन करते हैं 1 by 1। बबल शॉट में आप क्या करते हो बबल शॉट के अंदर आपको कंपैरिजन होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से, सेकंड एलिमेंट फिर फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से, फर्स्ट एलिमेंट का
आपका थर्ड से फर्स्ट एलिमेंट का फोर्थ से इस तरीके से शॉर्टेड होता है। और जो आपका हाईएस्ट एलिमेंट होता है, जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है वो बॉटम में जाता है, यही होता है। तो बबल शॉट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बबल शॉट क्या होता है, ज्यादा प्रोसेस लेता है, क्योंकि क्विक शॉट और आपका स्लीप शॉट बेस्ड ऑन द क्विक एंड डिवाइड एंड कॉन्क्रीट मेथड पे बेसिस रहता है, जिसको आप एक जो आपकी एरिया है उसको डिवाइड करके उसको शॉर्ट करते हो। तो बबल शॉट ज्यादा टाइम लेता है एज कंपैरिजन आपकी हीप शॉट, सेल शॉट और क्यूब शॉट। तो बी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। वो क्या होगा आपका डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a cube in which terms are insert and removal from any position based on the same property। ऐसा कौन सा ट्री है जिसके अंदर आप आर इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम एनी पोजीशन, आप उसके अंदर किसी भी पोजीशन पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप उसमें से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एनी पोजीशन। तो क्यों इन विच टर्म इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम एनी पोजीशन बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो। तो हमने देखा था कि प्रायोरिटी क्यू एक ऐसी क्यू होती है जिसके अंदर से ही हम क्या कर सकते हैं, एनी पोजीशन से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम ऑफ रैंडमाइज्ड क्विक शॉट। रैंडमाइज्ड क्विक शॉट का एक्सपेक्टेड रन टाइम क्या होता है? तो इसका जो एक्सपेक्टेड रन टाइम क्विक शॉट का जो होता है, रैंडमाइज्ड क्विक शॉट का, वो होता है, हमने देखा था जो रनिंग टाइम हमने डिस्कस किए थे सारी एल्गोरिथम के। तो इसका जो सिंपल सा था वो एन लॉग एन, जो बेस्ट केसेस में जो इसका रनिंग टाइम होता है एन लॉग एन होता है। कितना होता है? एन लॉग एन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका होता है डी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is false। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो है false। A connected undirected graph is guaranteed to have at least b minus 1 edges। A strongly connected directed graph is guaranteed to have at least b minus 1 edges। A DAG is the number of disconnected paths between two vertices at least at most b equal to, and deep search of connected undirected graph G will visit all the vertices of G। तो कौन सी कंडीशन इसमें फॉल्स है, कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है? अब इसमें जो आप देखेंगे, इसमें कंडीशन आप देखेंगे तो पहली कंडीशन है कि अनडायरेक्टेड गारंटेड ग्राफ के अंदर एटलीस्ट v माइनस 1 एजेज होती है, और एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ में गारंटेड टू हैव एटलीस्ट 1 माइनस। अब जब स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ है आपका, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है कि सारी जो एजेज है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब साइक्लिक होगी उसके अंदर। तो यदि साइक्लिक होगी तो उसके अंदर b माइनस 1 एजेज नहीं हो सकते हैं आपके, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ में, अनडायरेक्टेड ग्राफ में हो सकता है कि b 1 माइनस एजेज वो कनेक्टेड है। बट स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है, लेट सपोज ये कोई ग्राफ है a b और ये सी ऑप्शन है यहाँ पे बना। अब यदि मैं इसको स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड बोलूंगा, ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया, तो यहाँ पे एजेज कितनी, जैसे फर्स्ट वाले में 3 माइनस 1 2 एजेज है, करेक्ट। बट यदि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड बोलूंगा तो ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कब होगा? जब ये से भी कनेक्टेड हो। जब ये इस तरीके से कनेक्टेड है तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ एजेज कितनी है? जितनी वर्टिसेस है उतनी ही एजेज है, तो b माइनस 1 एजेस नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कंप्लीट ग्राफ, देयर नो साइकिल या नो वहाँ पे कोई साइकिल होगी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट साइकिल होगी। ऐसा ग्राफ जिसमें कंप्लीट साइकिल है वो कनेक्टेड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ होगा, तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिक्स और नंबर ऑफ एज इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो रहा है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इज ए कनेक्टेड साइकिल ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस। कनेक्टेड साइकिल ग्राफ में कितने वर्टिसेस हो सकते हैं हम?
तो ये भी हमने देखा था कि किसी भी n वर्टिसेस है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेज होगी किसी भी कनेक्टेड साइकिल ग्राफ में वो होती है n माइनस वन। कितनी होती है? मैक्सिमम मिनिमम जो नंबर ऑफ एजेज होती है वो n माइनस वन होगी। वो कितनी होगी? n माइनस वन। तो n माइनस वन कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें? सी। तो राइट आंसर इज द सी फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन सी आएगा। नाउ मूव फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। कौन सा इसमें स्टेबल सॉर्टिंग का पेयर है आपका? तो शॉर्टिंग में हमने देखा था कि आपका बेसिकली जो क्विक शॉर्ट है और आपका जो मर्ज शॉर्ट है वो नॉन स्टेबल होते हैं। बाकी ये जो अलग एल्गोरिथम्स है तो वहां पे यहाँ पे पेयर हमें पूछ रहा है। तो पेयर की जब भी हम बात करेंगे तो स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम की पेयर की बात करें तो आपका क्यूक है, क्यूक स्टेबल नहीं है क्योंकि इसको एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ए तो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है बबल एंड इंसर्शन। सी आपका हीप एंड बबल एंड डी है सिलेक्शन और इंसर्शन। अब यहाँ पे जो आंसर बन रहा है इनमें से आपका बबल और इंसर्शन ही बनता है। यही आपके स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम का एग्जांपल है। तो बबल एंड जो इंसर्शन है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि बबल और इंसर्शन आपके स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम के एग्जांपल है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैन गेट डिफरेंट maximum minimum spanning tree if the following algorithm is applied. The edge weight district, Prime's algorithm, disaster algorithm, Kruskal algorithm and Markov algorithm. तो डिफरेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम इसमें से जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो हमें एल्गोरिथम अप्लाई करनी होती है दोस्तों वो प्राइम्स एल्गोरिथम है जो हमने डिस्कस की थी। प्राइम्स एंड क्रुस्काल एल्गोरिथम्स का यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम फाइंड करते हैं। तो वन गेट कैन डिफरेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। डिफरेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो आप फाइंड आउट कर सकते हो वो प्राइम्स एल्गोरिथम की हेल्प से कर सकते हो। किसकी हेल्प से कर सकते हो? प्राइम्स एल्गोरिथम की हेल्प से हम डिफरेंट स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री दो एल्गोरिथम से फाइंड आउट होती है। एक प्राइम्स एल्गोरिथम से होती है, क्रुस्काल एल्गोरिथम से होती है। और डिफरेंट जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपसे होती है प्राइम्स एल्गोरिथम से। किससे होती है? प्राइम्स एल्गोरिथम से। तो बी ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्जन ऑन स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन of a into b plus c into d into a b into c d plus is known as। ये आपका इनफिक्स नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इस इनफिक्स नोटेशन को ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है वो आपका किस में हो रहा है? बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक तरीके से आपका पोस्टफिक्स नोटेशन। अब पोस्टफिक्स नोटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? ये पोलिश नोटेशन ये खुद है। इनफिक्स नोटेशन सॉरी पॉलिश नोटेशन और इनफिक्स नोटेशन यहाँ पे दे रखा है। तो ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन होगा। क्या होगा? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन है क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है? इनमें से कौन सा क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम पे बेस्ड है? क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है? डिवाइड एंड कॉन्क्रीव, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रेडी मेथड एंड नल। तो क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो हमें पता है कि क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम है वो डिवाइड एंड कॉन्क्रीव मेथड पे बेस्ड है। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एन एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक आपको दिया हुआ आफ्टर परफॉर्मिंग पुश 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 पॉप पॉप पुश पॉप व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक का मतलब है जो इंडिकेट करता है किसको इंडिकेट करता है? जो टॉप एलिमेंट होता है उसको इंडिकेट करता है। यहाँ हमने एक स्टैक ली, यहाँ पे क्या परफॉर्म करवा रहा है? 20 को पुश करवा रहा है। तो हमने यहाँ पे 20 पुश कर दिया। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट इज 20। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी पुश 2। आप क्या पुश करना है? हमें 2 पुश करना है। देन पुश 3। अब हमें 3 पुश करना है। नाउ पॉप पॉप। तो पॉप करेंगे तो ये वैल्यू आउट हो जाएगी आपकी।
तो 3 आपका आउट हो गया, फिर पॉप करना है तो 2 आपका आउट हो गया, दो वैल्यूज आपकी आउट हो गई, यहाँ से स्टैक से रिमूव हो गई। नाउ पुश 6, अब जैसे ही वापस से पुश 6 करोगे आप, तो पुश 6 करोगे तो आपकी जो स्टैक है कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ रहेगा 20 ऑलरेडी है, और यहाँ रहेगा 6। देन नेक्स्ट ऑपरेशन पॉप, अब जैसे आप वापस से पॉप करोगे तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, 6 भी आपकी रिमूव हो गई। तो व्हाट विद द वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, तो टॉप कहाँ आ जाएगा, टॉप 20 पे आ जाएगा, टॉप कहाँ आ जाएगा 20 पे। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, टॉप की वैल्यू होगी आपकी 20, टॉप की वैल्यू कितनी होगी 20, तो 20 कौन सा है, ए, तो ए इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस फीफो मेथड, फीफो मेथड कौन यूज करता है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन यूज करता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यू के अंदर यूज होता है और लीफो के अंदर होता है आपका स्टैक, तो ए इज द राइट आंसर, लीफो पे जो बेस है वो है आपका क्यू, वो क्या है क्यू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रेवल्स ऑफ ए ग्राफ, डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए जब भी हम देखते हैं डीएफएस के लिए, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, कौन सा होता है दोस्तों, स्टैक, तो बी इज द राइट आंसर, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज द बी, स्टैक के डीएफएस के अंदर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप प्रायर एल्गोरिथम, A priority algorithm analysis does not include, किसी भी एल्गोरिथम की जो एनालिसिस है वो क्या नहीं इंक्लूड करती है, ऑप्शन है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, नन ऑफ अबव। तो किसी भी एल्गोरिथम की जो एनालिसिस है वो इंक्लूड करती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने पढ़ी थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो दोनों इसमें इंक्लूड होती है। आपका इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी टाइप की कोई चीज नहीं होती किसी भी एल्गोरिथम में, तो डज नॉट इंक्लूड प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए जो राइट आंसर हो रहा है वो आपका हो रहा है सी ऑप्शन, कौन सा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एरे के अंदर क्या नहीं पॉसिबल है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, डायनामिक एलोकेशन, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने एरे की जब भी हम बात करते हैं, एरे के अंदर जो एलोकेशन होता है वो स्टैटिक होता है, क्योंकि जब भी आप डिक्लेयर करते हो तभी उस एरे की साइज को आपको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन एरे के अंदर पॉसिबल है, बिल्कुल बिना डिक्लेरेशन आपका एरे यूज नहीं कर सकते हो, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, हमें वो फाइंड आउट करना जो डिक्लेयर नहीं हो सकता है। डेफिनेशन हमें एरे की देनी पड़ती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। डायनामिक एलोकेशन कभी भी एरे में नहीं होता है, स्टैटिक एलोकेशन एरे के अंदर होता है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है, डायनामिक एलोकेशन एरे के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, जो राइट आंसर है दैट इज सी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस टाइम ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री में गो रोस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप टू, किसी भी बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रोस्ट केस में कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो रोस्ट टाइम होता है वो होता है आपका ओ एन, सिंपल सा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ओ एन होगी, एंड ओ एन इज द सी ऑप्शन, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ओ एन किसमें दे रखा आपका, सी ऑप्शन में दे रखा, सो द करेक्ट आंसर इज द सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो ट्री, ग्राफ, एरे और नन ऑफ द, ट्री और ग्राफ्स आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एरे इसमें से जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब भी दोस्तों हम बात करते हैं तो दो ही डेटा आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, ट्री एंड ग्राफ, कौन कौन से आते हैं, ट्री एंड ग्राफ।
तो यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको दे रखा है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ ना तो ट्री है ना या ग्राफ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो आएगा डी। तो डी मतलब नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई सा भी आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इसके लिए राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डीएसए के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन की आपकी जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्वेश्चन का फायदा उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।